हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी जो महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमणों का एक क्रम सा बना देगा। मोहम्मद गोरी, ठीक है। कहते हैं गजनवी की मृत्यु के बाद, यानी महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनवी साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था, उसका पतन हो गया था। इसके कारण वह छिन्न भिन्न हो गया और चारों तरफ क्या हो गई, अव्यवस्था फैल गई। उसी क्रम में गयासुद्दीन मोहम्मद, कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद जो मोहम्मद गोरी के बड़े भाई थे, उसने गजनी को जीतकर, गयासुद्दीन मोहम्मद गोर वंश का शासक था। कहाँ? गोर वंश का शासक था, जिसने गजनी को जीतकर वहाँ अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को वहाँ का शासक नियुक्त किया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी भारत पर जब आक्रमण कर रहा था तो कहाँ का शासक था? गजनी का। ठीक है, भारत में तुर्क सत्ता के संस्थापक मोहम्मद गोरी, भारत में तुर्क सत्ता के संस्थापक मोहम्मद गोरी, इनका पूरा नाम है मोहम्मद गोरी, तो इनका आधा ही नाम है। इनका पूरा नाम हो गया शिहाबुद्दीन उर्फ मुजुद्दीन मोहम्मद गोरी या मुजुनुद्दीन बिन शाम, ये इनके नाम है मोहम्मद गोरी के। शिहाबुद्दीन उर्फ मुजुद्दीन मोहम्मद गोरी या मुजुनुद्दीन बिन शाम। ठीक है, गोरी साम्राज्य का जो आधार था, माने गोर वंश या साम्राज्य का जो आधार था, देखेंगे माने कहाँ पर था, तो इसका जो स्थिति आप देख रहेंगे, उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान, जो रेतीला भूमि है, पहाड़ी भूमि है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है यह उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान। तो इन लोग के पास आर्थिक स्थिति का क्या था? अभाव था। यही कारण इन लोग की भारत पर आक्रमण करने के प्रति ज़्यादा ललायित होगा मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? वंश यहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा संसबनी वंश। नोट कर रहे हैं आप लोग। गयासुद्दीन मोहम्मद जो मोहम्मद गोरी के बड़े भाई हैं, ये गौड़ वंश के शासक होंगे। किस वंश के? गौड़ वंश के, गौड़ वंश के शासक होंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं। ठीक है, गौड़ का शासक गयासुद्दीन मोहम्मद ने गजनी को जीतकर अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का शासक नियुक्त करेगा। कहाँ? गजनी का शासक नियुक्त करेगा, क्योंकि देखा जाए तो मोहम्मद गजनवी जो एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, तो ये जो गोर था ना, यह गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही था। कहाँ था? गजनी के अधीन ही था, यानी कि महमूद गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही कौन आता था? ये गोर लोग आते थे। ठीक है, कहते हैं कि मोहम्मद गोरी, इनका नाम कैसे पड़ा? कहते हैं कि आगे चल करके जब मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई, तो गजनी के साथ साथ मोहम्मद गोरी गौड़ का भी शासक बन गया, तो लोगों ने उसे मोहम्मद गोरी का नाम दे दिया। ठीक है, मोहम्मद गोरी गौड़ के शासक होने के कारण। दोनों मोहम्मद गोरी का जो झुकाव होगा भारत पर आक्रमण करने का, यह आपको मोहम्मद गजनवी के क्या कहते हैं, देखा देखी होगा, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने भारत से अपार संपत्ति को लूटकर अपने साम्राज्य में लाया था और अपने साम्राज्य का विस्तार, देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम में किया था। तो मोहम्मद गोरी का भी यही विचार होगा कि भारत से संपत्ति को लूट कर हम क्या करें, उत्तर पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो उन्होंने भारत पर आक्रमण करेगा। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण इंपोर्टेंट होता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, कहाँ किया था? तो पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में
मुल्तान तथा कच्छ पर किया था। मुल्तान तथा कच्छ पर किया था और उसे जीतने का भी काम किया, यानी कि इसके जीत का सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण से पहले हम लोग इस बात पर ध्यान दे देते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रवेश कैसे किया, किस दर्रे से होकर किया। क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है तो भारत आने का जो रास्ता था वो दर्रा होकर ही था। तो मोहम्मद गोरी भारत आया तो बोलन दर्रा से होकर आया। किस दर्रा से होकर आया? बोलन दर्रा से होकर वह भारत आया मोहम्मद गोरी। ये आप लोग नोट करते रहेंगे कि मोहम्मद गोरी बोलन दर्रा को पार करके भारत पर आक्रमण की शुरुआत करी। दूसरा आक्रमण करेगा 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी में गुजरात पे, जो इसकी दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगा। ये जो आक्रमण होगा मोहम्मद गजनबी की अपनी नीति को चेंज करने का आधार बनेगा। तो गुजरात पर जो आक्रमण किया, जहां उसे पराजय का सामना करना पड़ा। देख रहे हैं मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय, मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय किससे? तो गुजरात पर उस समय चालुक्य सोलंकी वंश के शासक, चालुक्य के सोलंकी वंश का राज चलता था, शासन था, जिसके शासक थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित करने का काम किया। और मोहम्मद गोरी को ही नहीं पराजित किया, बल्कि भीम द्वितीय ने आपको पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित करने का काम किया। यानी कि दोनों का जो साम्राज्य विस्तार था गुजरात की तरफ, वो रुक गया। अब दोनों का टकराव निश्चित हो जाएगा, जो आगे चल के तराइन युद्ध का कारण बढ़ेगा और भारत में एक नई स्थिति लिखी जाएगी। ठीक है, ये जो गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने, तो जो पराजय का सामना करना पड़ा, तो भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गोरी ने धीरे धीरे जीत का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि अपने आप रूट अब क्या करेगा, ये चेंज कर लेगा रास्ता क्षेत्र जीतने का। 1179 से 86 तक के बीच में उसने पूरे पंजाब को जीत लेगा, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, उसके बाद फिर पेशावर को, 1187 तक उसने सियालकोट को भी जीत लेगा। अब स्थिति ऐसी आ जाएगी, और इधर पृथ्वीराज चौहान भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है, तो जो पंजाब के बॉर्डर पे तबर हिंद दोनों के बीच का बॉर्डर बन जाएगा। उत्तर पश्चिम में जो है मोहम्मद गोरी, वही यहां देखेंगे उत्तर पूरब में पृथ्वीराज चौहान। दोनों की जो बॉर्डर है आपस में मिल जाती है, क्योंकि जो भी अब तबर हिंद पर अधिकार करता उसका स्थिति अच्छा होता। तो तबर हिंद पर अधिकार को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में संघर्ष क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच में इतिहास प्रसिद्ध युद्ध तराइन का युद्ध होगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होगा मोहम्मद गोरी और, तराइन को यहां हाईलाइट कर लेंगे आप लोग, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी बुरी तरह मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी इस युद्ध में इतनी बुरी तरह पराजित हुआ क्योंकि वो भाग रहा था, उस समय भी उसे खिलजी सेनाओं ने उसकी जान बचाने का काम किया, नहीं तो वो जान से हाथ धो पड़ता। लेकिन वो जब हार के अपने शिविर में गया तो अपने हार पर मंथन किया, और कहते हैं कि वो अपने मंथन के दौरान वो साल भर यानी कि पूरे 1 वर्ष वो अपनी राजधानी गजनी नहीं जाएगा, वो अपने हरम में नहीं जाएगा, यानी राजमहल में नहीं जाएगा, वो अपने हरम से दूर रहेगा, अपनी पत्नियों से दूर रहेगा, यानी कि वो जिस वस्त्र में जाएगा उसी वस्त्र में वो साल भर रहेगा। कहते हैं वो साल भर अपने हार के प्रतिरोध में जलते रहेगा, इसके प्रतिरोध में वो खुद स्नान तक नहीं करेगा, और साल भर के बाद फिर उसी मैदान पर तराइन के युद्ध में ही पूरे साल भर के बाद पृथ्वीराज चौहान को पराजित करेगा। एक बहुत बड़ी सेना लेकर, कुशल संगठित सेना लेकर आएगा और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने का काम करेगा। और इधर पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। फिर सेम टू सेम यहाँ पर प्रतिद्वंदी होंगे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी जहाँ अपने हार से सीख लेगा, वही पृथ्वीराज चौहान अपने
जीत की खुशी में क्या करेगा, उत्सव मनाने लगेगा। यानी कि वो अब समझेगा कि मोहम्मद गोरी अब फिर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। और मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ना यह पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी भूल थी। दूसरी, उससे पंजाब नहीं छीना, बल्कि उसे पंजाब रहने दिया गया ताकि वो उसी से खुश हो जाए। और तीसरी बात, इसने, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत शासक थे, उसने राजपूतों के साथ आपस में संगठन नहीं बनाया, बल्कि उसने राजपूतों के साथ दुश्मनी ही मोलने का काम किया, जैसे कि राजा जयचंद। तो ये जो था, अगर संगठन बन जाता तो मोहम्मद गोरी तराइन का द्वितीय युद्ध नहीं जीत पाता। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की कमियां और यहाँ पर मोहम्मद गोरी अपनी गलतियों से सीख लेकर जब तराइन का द्वितीय युद्ध होगा तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी की जीत होगी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ साथ इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है। अब भारत में तुर्क सत्ता का क्या हो गया, स्थापना का यह क्या बन गया, मुख्य बिंदु बन गया। क्योंकि भारत में क्योंकि उस पृथ्वीराज चौहान उस समय उत्तर भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान शासक थे, जिसके अंडर में एक बहुत बड़ा साम्राज्य और बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है। इतना बड़ा क्षेत्र किसके हाथ लग गया, मोहम्मद गोरी के। कहते हैं 1194 ईस्वी में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध होगा। चंदावर का मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के राजपूत शासक राजा जयचंद्र, गढ़वाल वंश के शासक राजा जयचंद्र, यही जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ससुर, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में आपसी क्या होती है, प्रतिद्वंद्विता रहती है, जो एक दूसरे को एक फुटी हाँक नहीं सुहाते हैं। यही कारण है कि दोनों के पराजय का कारण बनेगा। अगर दोनों मिल जाते तो आज स्थिति दूसरा होता। ठीक है। जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए क्षेत्रों का जो शासन भार था, प्रशासन का जिम्मेवारी, देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका दास था, गुलाम था, सेवक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वह खुद कहाँ चला जाएगा, गजनी वापस लौट जाएगा। कहते हैं मोहम्मद गोरी को अपनी राजधानी से काफ़ी लगाव होता है। वह जब भी बहुत दिन तक वो अपनी राजधानी से दूर नहीं रह पाता है। कहते हैं कि भारत की इतनी अच्छी हरी भरी भूमि छोड़कर भी वो गजनी वापस लौटते रहता है। ठीक है। फिर आता है एक ब्रेक के बाद, फिर वापस इंडिया आता है, फिर जीत के फिर वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। यह उसका क्रम बनाता है, यह उसका राजधानी के प्रति लगाव को दर्शाता है। देखेंगे 1205 में मोहम्मद गोरी फिर वापस इंडिया आएंगे। फिर वापस कहाँ आएंगे, भारत। कब, 1205 में। ठीक है। और खोखरों के साथ युद्ध करेंगे और उसे पराजित करने का काम करेंगे। खोखरों के साथ युद्ध करके उसे पराजित करेंगे और काफ़ी कत्लेआम भी मचाएंगे। कहते हैं इसी खोखरों के युद्ध में मोहम्मद गोरी पर जब जानलेवा हमला होता है तो इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी के प्राण का रक्षा करेगा। इल्तुतमिश कौन, ये तो आगे की बात है, लेकिन हम यहाँ आपको बता दिए चलते हैं। मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। मोहम्मद गोरी राजा का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। यानी कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो इल्तुतमिश ने अपने मालिक जो उस कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ने मालिक के प्राण की रक्षा करने का काम करेगा। कहाँ, खोखरों के युद्ध में। लेकिन देखिए किस्मत, 13 मार्च 1206 ईस्वी में जब वो वापस गजनी लौट रहा होता है तो रास्ते में ही मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। उसके लाश को, मोहम्मद गोरी के जो लाश होते हैं, उसे गजनी में दफनाया जाता है, उसकी राजधानी में। ठीक है। कहते हैं मोहम्मद गोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसकी अपनी कोई संतानें नहीं थी। इसके लिए जब उसकी मृत्यु होगी तो उसका एक विस्तृत साम्राज्य था, तो उस साम्राज्य का बंटवारा उसके कुशल सेनापतियों के द्वारा आपस में कर लिया जाएगा, जो आपको कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा, तजाउद्दीन इल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक आपस में कर लेंगे, जो आपस में एक संघर्ष का कारण बनेगा, जिसे हम लोग एक अगले वीडियो में संक्षिप्त अध्ययन करने का काम करेंगे। मोहम्मद गोरी भले ही मुस्लिम शासक था, लेकिन वह भारतीय देवी देवताओं के प्रति देखिए सम्मान का भाव रखेगा। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और जहाँ कलमा खुदा होता था, कलमा अल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मुस्लिम धर्म का क्या होता है, कलमा होता है, कलमा खुदा होता है रहता था। वही दूसरी ओर
भारत में लक्ष्मी देवी, जो धन लक्ष्मी मानी जाती है, धन की देवी, उसकी प्रतिमा होती थी। देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपको और सवाल आ गया कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति खुदी होती थी? किस शासक? यहाँ पर मोहम्मद गोरी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे मोहम्मद गोरी भारत में बुलंद दर्रे से प्रवेश करेगा। बुलंद दर्रे से प्रवेश करेगा। गोरी की मृत्यु के बाद उसके विस्तृत साम्राज्य को उसके गुलाम सेनापतियों के द्वारा आपस में क्या कर लिया जाएगा? बांट लिया जाएगा। ये जो सेनापति है, उनके कुछ प्रमुख मुख्य सेनापति जैसे नसरुद्दीन कुवाचा, तजाउद्दीन एल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों के बीच में आपस में साम्राज्य का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है।